स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में सेट्स वाला सेट थ्योरी का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज इस लेक्चर से हम शुरू करेंगे अ न्यू चैप्टर दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए ये हमारा आज का पहला लेक्चर रिलेशंस एंड फंक्शंस का शुरू करते हैं। हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अदिति बोथरा, अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास, और इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे कि यार टॉपिक का मतलब क्या है। रिलेशंस, रिलेशंस आपको पता होगा यार, आपने बहुत सारे रिलेशन देखे होंगे। मम्मी का बेटे के साथ, पापा का बेटी के साथ, भाई का बहन के साथ, एक दोस्त का दूसरी दोस्त के साथ, ये सारे क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। सिमिलरली ये तो आपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ रिलेशन देखा। ठीक है, हर बहुत सारी चीज़ों का दूसरी चीज़ों में हम रिलेशन ढूंढ सकते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें तो आपने बहुत सारे रिलेशंस मैथ्स में भी देखे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर बोलना चाह रहे हैं कि यार दो लाइन जो आपस में पैरेलल है, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो आपने इस लाइन का इस वाली लाइन के साथ एक रिलेशन बताया कि ये वाली लाइन के पैरेलल है, तो इन दोनों लाइन में एक रिलेशन हो गया कि दोनों पैरेलल है। अगर मैं बोल रही हूँ ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है। या मैं बोलती हूँ एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 <3, ये एक रिलेशन है। किन के बीच में रिलेशन है? 2 का 3 के साथ रिलेशन है। मान लीजिए लाइन ए है, ये लाइन बी है, तो ये लाइन ए और लाइन बी के बीच का रिलेशन है। अगर मैं बोलती हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ये दो सेट के बीच का रिलेशन है। तो कोई नंबर के बीच का रिलेशन हो सकता है, सेट के बीच का रिलेशन होता है, कोई लाइन के बीच का रिलेशन हो सकता है, किसी भी चीज़ का हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार हम जो चैप्टर में लिखा है रिलेशंस, इसमें हम किसका रिलेशन देखेंगे? तो मोस्टली क्या होगा, हम देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सेट्स वाला जो चैप्टर है, सेट थ्योरी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वो आपको अगर पूरी क्लियर है तो ही आप इस चैप्टर पे आइए। ठीक है, अगर वो आपको मान लीजिए आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है या अभी आप डायरेक्टली सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं, तो नहीं, आप पहले फर्स्ट चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि देखिए फर्स्ट चैप्टर इसका बेस है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं आ रहा है तो आपको ये इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो आप पहले फर्स्ट चैप्टर जाके कंप्लीट कीजिए, फिर इस चैप्टर पे आइए। तो सेट्स हम क्या करेंगे, हम रिलेशंस किसके बीच में देखेंगे? हमने देखा यार, अभी हम पर्सन के बीच की बात कर रहे थे, अभी हम दो नंबर के बीच का रिलेशन देखा, इधर दो सेट के बीच का रिलेशन देखा, इधर दो लाइन के बीच का रिलेशन देखा। इस चैप्टर में रिलेशंस हम किसके बीच में देखेंगे? मोस्टली हम दो सेट्स के बीच में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब दो सेट्स के एलिमेंट्स के आपस में रिलेशन, इसके एलिमेंट्स का, एक सेट का एलिमेंट्स दूसरा सेट, दो सेट मान लीजिए ए और सेट बी, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स के रिलेशन। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आराम से धीरे धीरे समझेंगे, आपको सब क्लियर होगा। अभी आप ये समझिए, रिलेशन समझ में आया आपको? किसी भी रिलेशन मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ एक कनेक्शन, वो कोई भी कनेक्शन हो, वो कनेक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो नंबर के बीच का रिलेशन हो सकता है, वो कनेक्शन हो सकता है, वो ज्योमेट्री के बीच का हो सकता है, वो सेट्स के बीच का हो सकता है, वो फैमिली के बीच का हो सकता है, वो पर्सन के बीच का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रिलेशन समझ में आया? रिलेशंस आ गया। अब फंक्शंस क्या होता है, देखिए ऐसे समझिए, फंक्शंस रिलेशंस का एक सबसेट है। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर ये रिलेशंस है, ये रिलेशंस है, तो ये इसके अंदर ये वाला जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शंस। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन फंक्शन है। मतलब देखिए बहुत सारे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं। अगर कोई रिलेशन एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करता है तो वो फंक्शंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं दो पर्सन के बीच में, मान लीजिए वो रिलेशन अगर ब्लड रिलेटेड है, अगर वो दो पर्सन के बीच का जो रिलेशन है वो ब्लड रिलेटेड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फैमिली बोलेंगे। बात समझ में आया? अगर वो ब्लड रिलेटेड नहीं है तो वो फैमिली नहीं है। तो फैमिली का मतलब क्या हो गया? ऐसे रिलेशन जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन? ब्लड रिलेटेड। सिमिलरली एक पर्टिकुलर कंडीशन आएगी जो हम देखेंगे आगे, वो ऐसे रिलेशंस जो वो पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो वो फंक्शंस कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है?
तो रिलेशंस और फंक्शंस ये होता है, हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझेंगे फंक्शंस क्या होता है। बस अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, एक टाइप का रिलेशन एक पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो करेगा तो वो फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। चलिए, रिलेशन फंक्शन टॉपिक का नाम समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बेसिक चीज़ हम इस चैप्टर में शुरू करेंगे, सबसे पहले करेंगे ऑर्डर्ड पेयर से, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर, हर चीज़ में क्या होता है, नाम में ही चीज़ें लिखी हुई है। ऑर्डर्ड पेयर्स, पहले ये बताइए ऑर्डर्ड मतलब जिसका ऑर्डर हो, ऑर्डर मतलब जिसका ऑर्डर हो, मतलब जिसका ऑर्डर मैटर करता हो, ठीक है। मतलब अगर मैंने लिखा है 1, 2 और मैंने लिखा है 2, 1, 1, 2, 2, 1 और इधर मैंने सेट लिया है 1, 2 और 2, 1। ध्यान से समझिए, ये जो ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑर्डर्ड पेयर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट, ये वाले ब्रैकेट से तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर। आराम से समझते हैं। चलिए, सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर मतलब, ऑर्डर्ड मतलब जिसका ऑर्डर मैटर कर रहा है। पेयर, पेयर मतलब दो, पेयर मतलब क्या होता है, दो। पेयर्स ऑफ सॉक्स, पेयर्स ऑफ सीजर्स मतलब दो, हर चीज़ में दो बोलते हैं। जब दो बोलते हैं तब हम पेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हम दो की बात करेंगे तो पेयर होगा, अगर हम तीन की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट्स। क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट्स। तो ऑर्डर्ड पेयर्स भी हो सकता है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स भी हो सकता है। बात समझ में आई। और भी हो सकते हैं, मोस्टली हमारे 11th-12th के सब्जेक्ट में ऑर्डर्ड पेयर्स और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स बस इतना ही आता है, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर्स, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। देखिए पेयर लिखा है, अभी हम ट्रिपलेट्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स की। ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेयर बोला है, पेयर का मतलब ही क्या होता है, 2 ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट बोलो या एलिमेंट बोलो, दो होने चाहिए इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, फिक्स्ड ऑर्डर। तो क्या, देखो दो चीज़ इंपॉर्टेंट, एक दो होने चाहिए क्योंकि वो पेयर है, ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। दोनों ही चीज़ें उसके नाम में रिप्रेजेंट हो रही, ऑर्डर और पेयर, ठीक है। मतलब दो एलिमेंट्स होने चाहिए या दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए और उन दोनों का ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये जो दो ब्रैकेट्स है, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट्स, ये रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अंदर दो एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इन बिटवीन दिस 2 ब्रैकेट्स, ठीक है। ध्यान से समझिए, मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, एक सेट P है और एक सेट Q है, ठीक है। कैपिटल P और कैपिटल Q हमारे पास दो सेट है। इस कैपिटल P का कोई भी एलिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल p से, और इस कैपिटल Q का कोई भी एलिमेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल q से, ठीक है। हमने अगर बोला है एक ऑर्डर्ड पेयर P, Q, ठीक है, इसका मतलब ये जो स्मॉल p है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट के एलिमेंट को, ठीक है। तो स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल P। ये एक सेट का ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है, किस सेट का, कैपिटल P, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, कैपिटल Q, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर सेट का कोई एलिमेंट P है और इस पर्टिकुलर सेट का कोई एलिमेंट Q है और इनका ऑर्डर मैटर कर रहा है, पहले P आएगा फिर Q आएगा और ये दोनों इस वाले ब्रैकेट के अंदर आएंगे। अगर मैं बोलती हूँ ये वाला ब्रैकेट, देखो ये वाला ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है, कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट क्या करता है, सेट्स को। अगर मैं सेट बोलती हूँ तो हमें पता है कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप 1, 2 लिखो, 2, 1 लिखो, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में सेम नहीं है, 1, 2 और 2, 1 आपस में सेम नहीं है, क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, और ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। ऑर्डर मैटर करता है, इसीलिए तो उसका नाम ऑर्डर्ड पेयर रखा है। तो 2, 1 इज नॉट इक्वल टू 1, 2। बात समझ में आ रही है, ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर कर रहा है। अगर मैं बात करूं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की, ठीक है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम यही वाले ब्रैकेट्स होंगे। मान लीजिए A है, दूसरा B है, तीसरा C है, ठीक है। ब्रैकेट्स वो यूज होंगे, सेपरेट भी तीनों को किससे करेंगे, कॉमा से ही सेपरेट करेंगे। इसमें दो एलिमेंट्स रखे थे हमने, ठीक है, P और Q। क्यों दो रखे थे, क्योंकि पेयर था, ऑर्डर्ड पेयर था। अगर मैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की बात कर रही हूँ, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में 3 होंगे, 1, 2, 3।
ये एक पर्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट, सेट का एलिमेंट होगा कैपिटल ए मान लीजिए, ये सेट बी का एलिमेंट होगा और ये मान लीजिए कैपिटल सी सेट का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक पर्टिकुलर सेट से आएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा एग्जांपल देके समझते हैं ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, एक है कैपिटल पी, इसमें सारे की सारे क्लासेस हैं, ठीक है। मान लीजिए 7th क्लास 8th क्लास, ठीक है, दो क्लास मान लीजिए अभी के लिए, 7th क्लास और 8th क्लास। क्यू सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मान लीजिए 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक है मैथ्स, एक है इंग्लिश और एक है हिंदी, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड है, 7th और 8th। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट मैथ्स इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। अब मेरे को एक काम करना है, मेरे को पता है यार ये 2 क्लास है और ये 3 इसके सब्जेक्ट है। अब मैं कितनी बुक्स बना सकती हूँ? देखिए 7th में भी मैथ्स इंग्लिश हिंदी है, 8th में भी मैथ्स इंग्लिश हिंदी है। मेरे को एक ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, ठीक है, जो ये रिप्रेजेंट करे कि मैं कितनी बुक्स बना सकती हूँ, ठीक है। देखो क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 3 बुक्स, मैथ्स की, इंग्लिश की और हिंदी की। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 बुक्स, मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की। अब ये नहीं पता ये 7th की है कि 8th की है, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर निकालूं, ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकालूं? एक ऑर्डर्ड पेयर पी कॉमा क्यू, जहां पर पहला जो एलिमेंट होगा वो पी वाले सेट से आएगा और जो कॉमा के बाद जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्यू वाले सेट से आएगा, ठीक है। ऑर्डर मैटर कर रहा है तो मैं पहले क्यू बाद में पी का एलिमेंट नहीं लिख सकती, पहले वाला एलिमेंट पी वाले सेट से ही आएगा, दूसरा एलिमेंट क्यू वाले सेट से ही आएगा, ठीक है। चलिए मैं बनाती हूँ कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं। पहला मैंने 7th लिया, ठीक है। अब मैंने पहला एलिमेंट पी का ले लिया, अब दूसरा एलिमेंट मुझे क्यू से लेना है, तो क्यू में मैथ्स भी ले सकती हूँ, इंग्लिश भी ले सकती हूँ, हिंदी भी ले सकती हूँ। पहले मैथ्स ले लेते हैं, ठीक है, ये एक हो गया। एक और 7th के साथ में इंग्लिश ले लेती हूँ, एक और 7th के साथ में हिंदी ले लेती हूँ, ठीक है। 3 ऑर्डर्ड पेयर हो गए। अब 8th के साथ मैथ्स ले लेती हूँ, 8th के साथ इंग्लिश ले लेती हूँ और 8th के साथ हिंदी ले लेती हूँ, ठीक है। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं मैंने? 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई? ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये वाले ब्रैकेट्स बनाओ, इनके बीच में 2 एलिमेंट्स होंगे सेपरेटेड बाय कॉमा, जिनका ऑर्डर मैटर कर रहा है। अगर मैंने बोला पहला पी सेट का एलिमेंट आएगा तो पहले पी सेट का ही आएगा, बाद में क्यू सेट का एलिमेंट आएगा तो बाद में क्यू सेट का आएगा, ठीक है। तुम ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो मैंने सभी में ध्यान से देखो, पहला एलिमेंट पी वाले सेट से लिया है, 7th 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 8th 8th 8th, और सेकंड एलिमेंट मैंने क्यू वाले सेट से लिया है, मैथ्स इंग्लिश हिंदी, मैथ्स इंग्लिश हिंदी, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ऑर्डर्ड पेयर तो हम एक टाइप से पढ़ चुके हैं, जब हमने आपने 9th 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक प्लेन होता है, आपने एक वाई एक्सिस देखी होगी, एक एक्स एक्सिस देखी होगी, ठीक है। ये 2 एक्सिस है, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी एक एलिमेंट है, मान लो मैंने बोला ये 2,1 है, तो ये भी तो एक ऑर्डर्ड पेयर ही होता था क्या? 2,1 और 1,2। मान लो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 2,1, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 1,2। क्या 1,2 और 2,1 अलग अलग पॉइंट होते थे या सेम पॉइंट होते थे? यार अलग होते थे। इसका मतलब x, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। वन है, 2 है, मतलब इसका मतलब होता था x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब इधर ऑर्डर मैटर करता था। 1,2 और 2,1 अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोलते थे यार? हम बोलते थे x का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम एब्सिसा बोलते थे और y वाले कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते थे, ठीक है। तो जब हमने ये पढ़ा था तो ये भी एक एग्जांपल किसका है? ऑर्डर्ड पेयर का ही है, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में हम x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते थे? एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को बोलते थे हम ऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक एग्जांपल किसका हो गया? ऑर्डर्ड पेयर का। अगर मैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की बात करूं तो आप फ्यूचर में देखोगे 11th 12th में ही 3D प्लेन, ये होगा x मान लीजिए, ये होगा y मान लीजिए और ये होगा z। 3 है
तो इसका अगर कोई भी पॉइंट आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो x, y, नहीं होगा, वो x, y, z होगा, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट्स आपको रिप्रेजेंट करने होंगे। जैसे 2D ज्योमेट्री में आप 2 पॉइंट रिप्रेजेंट करते हो x, y, पर 3D ज्योमेट्री में आप 3 कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करोगे एक पॉइंट पे, x, y, z, x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट और z का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का। बात समझ में आ रही है? देखो सिंपल है, ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर कर रहा है, पेयर मतलब 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स 2 ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। सेकेंड चीज, ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब ऑर्डर मैटर करता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, जो भी ऑर्डर है आप ऑर्डर फ्लिप नहीं कर सकते, वो सेट नहीं है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, पर ऑर्डर्ड पेयर या ऑर्डर ट्रिपलेट में मैटर करता है ऑर्डर, ठीक है। तो ट्रिपलेट में आपके पास 3 एलिमेंट्स होंगे, पेयर्स में आपके पास 2 एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर्ड मतलब उनका ऑर्डर मैटर कर रहा है, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको बोला है x, y, z ऑर्डर ट्रिपलेट का एग्जांपल, तो इस वाले में अगर आपको बोला है कि सेट A के एलिमेंट्स हैं, ये वाले में सेट B के एलिमेंट्स है और इस वाले में सेट C के एलिमेंट्स है, तो आप इसमें B के एलिमेंट्स नहीं डाल सकते, आपको इसमें A के ही एलिमेंट्स डालने हैं, आपको इसमें B के ही एलिमेंट्स लिखना है, आपको इस जगह पर C के ही एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है, आपको वही ऑर्डर रखना है। तो ये होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर का मतलब, ठीक है। अब हम समझते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब हम समझेंगे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, या ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। चलिए अब अपन इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स देखते हैं। तो अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, मान लीजिए पहला ऑर्डर्ड पेयर A1, B1 है, दूसरा A2, B2 है, ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, इसका मतलब A1 शुड बी इक्वल टू A2 एंड B1 शुड बी इक्वल टू B2, ठीक है। एंड मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, मतलब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट शुड बी इक्वल। मान लीजिए अगर मैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स की बात करती हूँ, A1, B1 और C1, और दूसरा A2, B2 और C2, मैं बोलती हूँ अगर ये दोनों ट्रिपलेट्स आपस में इक्वल है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब A1 शुड बी इक्वल टू A2, B1 शुड बी इक्वल टू B2 एंड C1 शुड बी इक्वल टू C2। ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो फर्स्ट एलिमेंट्स दोनों के सेम होने चाहिए और सेकंड एलिमेंट दोनों के सेम होनी चाहिए। अगर ऑर्डर ट्रिपलेट है तो फर्स्ट एलिमेंट सेम होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग थर्ड एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो इसका पहला सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इसका दूसरा भी आपस में इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 3a-2, b+3 इक्वल्स टू 2a-1, 3। अगर बोला है ये आपस में क्या है? इक्वल। क्या बोला है? इक्वल। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड a और b। a और b को पता करना है क्या है, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। हमें पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है। इसका मतलब इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए, इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हम लिख लेते हैं 3a-2 किसके बराबर होगा? 2a-1 के, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन b+3 किसके बराबर होगा? 3 के। बात समझ में आई? इस पहले वाले एलिमेंट को इस पहले वाले एलिमेंट के बराबर रख दिया, दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर रख दिया। सॉल्व कर लेते हैं। 2a उधर गया, बचा a, 2 - 1 1, b इक्वल्स टू 3 - 3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई 0। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। आपको क्या बताया है? आपको कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल बता दिया है, अब आपको पता करना है उनमें किसी की भी वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल बता रहे हैं या 2 ऑर्डर ट्रिपलेट आपस में इक्वल बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है? उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देना है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वेट कर देना है, इसके सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वेट कर देना है। एलिमेंट कैसे पता करेंगे? कॉमा से सेपरेट होंगे एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो पहला एलिमेंट होगा उसको पहले एलिमेंट के साथ इक्वेट किया, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ इक्वेट किया और दोनों को आपस में इक्वेट करके सॉल्व किया। इधर से हमको a की वैल्यू 1 मिल गई, इधर से हमको b की वैल्यू 0 मिल गई। बात समझ में आई? तो ऐसे ढेरों क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। इक्वलिटी ऑफ
ऑर्डर्ड पेयर्स या इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स भी इसी टाइप से सॉल्व होगा। मान लो यहाँ पे एक और थर्ड एलिमेंट दे देते हैं तो उसी तरह से आपको 3 इक्वेशन मिल जाती है और आपको 3 इक्वेशन में हो सकता है 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, जितने वेरिएबल हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स या ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया है, थोड़ा बहुत रिलेशंस एंड फंक्शंस का मतलब समझा था सबसे पहले, उसके बाद हमने ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट समझा, उसके बाद हमने कार्टेशियन में देखा कि यार 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री में जो हमारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट होते थे वो बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर्स और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हम किसी भी तरीके से ऑर्डर्ड एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल सकते हैं। हाँ, मैटर क्या करता है कि उसमें एलिमेंट्स ऑर्डर मैटर करता है एलिमेंट्स का। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर समझ लिया, इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट समझ लिया है। तो अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया है। देखिए, सेट्स एक बेसिक है, ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स भी एक बेस है। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जब पढ़ेंगे तो ये दोनों चीज़ें हमको यूज़ में आएंगी। सेट थ्योरी भी समझ में आनी चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है ये भी समझ में आना चाहिए। तो अब हम बहुत आसानी से कार्टेशियन प्रोडक्ट समझेंगे और उसके बाद रिलेशंस और फिर हम फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।